जल्दी बैठिए बाबू आप लोग। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे ना? इकोनॉमिक्स बोलो बाबू। तुम्हारा कहाँ घूमता है तुम्हारी कटवा छोड़ के? यहाँ आया करो तो एक बार बैठा करो, इधर उधर नहीं, नहीं तो घुसने नहीं दिया जाएगा। अब कहाँ जा रहा है रे? चलिए अब ध्यान देते हैं। इससे पहले के क्लास में जहां तक बताए थे, एक क्वेश्चन कर रहा है मिठाई बनाने वाला किस में आएगा? वो द्वितीय क्षेत्र में। अब मिठाई का दुकान किस में जाएगा? तृतीय। इतना तो बता ही दिए थे आपको। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझा दिए थे, किस किस सेक्टर में कौन कौन सा काम होता है। सेक्टर को हम 3 कैटेगरी में बांटे थे, बताए थे ना। पहली कैटेगरी थी स्वभाव, स्वभाव, और दूसरी कैटेगरी थी शर्तें क्या क्या है, शर्त, और दूसरा है स्वामित्व। क्या हो गया? स्वामित्व हो गया। कोई दिक्कत? जिनको दिक्कत है 1 घंटा वेट कीजिए, बैच 1 घंटा बाद खत्म हो जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नीचे बैठ जाओ लोग बाबू जिनको दिक्कत है। इस सबको 4-5 तो है सब, इस सबको बैठाओ जल्दी जल्दी। ऐसा पीडीएफ सबको कल मिलेगा, आज किसी को पीडीएफ नहीं मिलेगा। कल मंगलवार को पीडीएफ मिलेगा। एसएससी सीएचएसएल एलडीसी का फॉर्म कितने लोग भरे हैं? आप लोग का बैच 3 से 6 चलेगा। कल से मंगलवार से 3 बजे से 6 बजे तक वहां पे। उसमें आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस चारों सब्जेक्ट होगा। गदा जीएस में सब आता है। कल कितने बजे से? 3 बजे से। नहीं, बाबूजी का दलान है। नेट सही हो गया जी? क्या हो गया नेट को? लाइव वालों को दिख रहा है ना? देखिए स्वभाव के हिसाब से कितने भाग में? 3 भाग में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी में जो था उसमें इनकम उतना नहीं था। द्वितीय सेक्टर में इनकम था लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी कारखाने वगैरह लगाने के लिए। तृतीय सेक्टर में बहुत ज्यादा फायदा था। जैसे जैसे किसी व्यक्ति का विकास होता है वो किस सेक्टर में जाता है? तृतीय सेक्टर। और तृतीय सेक्टर में भी सर्विस सेक्टर में जाता है। का कोई कहेगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर किसान बनेगा? हाँ, नहीं, कोई नहीं कहता है। पीछे कुछ कुछ अगुआ बैठा है सब ना, हर बात में टांग लड़ाता है सब। ऐसा ऐसा घोंचू है सब ना, हर बात में टांग लड़ाएगा सब। आप जाइएगा ताजमहल पे ना तो वहां देखिएगा जिसका खुद का घर किसी काम का नहीं हुआ बैठ के कहेगा ये ऐसे नहीं ठीक लग रहा है जी। समझ में आ गया कि नहीं? जिसको खुद का 3 टाइम ठीक से नहीं मिलता है वो बारात में जाएगा ना, खाना में नौटंकी करेगा, खाना ठीक नहीं था। खाया का है तब तुम? नहीं समझ में आ गया? आके खा के बोलेगा वहां पे। ऐसा सब का जो है ना वो अगुआ की श्रेणी में आता है। उस सबको कुछ ना कुछ क्या चाहिए? बोलना चाहिए। अब करा कि सर बोलेगा। खेती में कोई प्रॉफिट नहीं है। वो अगर खेती करता है तो उसके और वो विकसित होगा तो कारखाने में जाके काम करेगा। अगर कारखाने में काम कर रहा है तो तृतीयक सेक्टर में जाएगा, पढ़ा लिखा के उसको नौकरी दिलाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसे जैसे व्यक्ति या अर्थव्यवस्था का विकास होता है वह प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर किधर जाता है? तृतीयक। यही वजह है कि जब हमारी पहली अर्थ पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसमें कृषि को प्रबलता दिया गया था, लेकिन दूसरी अर्थव्यवस्था में हाँ उद्योग को। और जब 1991 में नई अर्थव्यवस्था आ गई, नई अर्थव्यवस्था, तो किसे दे दिया गया? सेवा सेक्टर को। किसको? सेवा सेक्टर। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें आता है? सेवा। भारत की कुल अर्थव्यवस्था में 56% योगदान सर्विस सेक्टर का। कितने परसेंट? 26। इसमें प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होता है। और कोई भी कंपनी वगैरह को देखिएगा वो ज्यादा प्रॉफिट किसमें जाती है? टर्सरी सेक्टर में। और द्वितीयक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। मान के चलिए आपको कार का कारखाना खोलना है, भयानक इन्वेस्टमेंट लगने वाला है कारखाने में डालने के, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। शर्तों के हिसाब से हम दो भाग में बांटे थे, अगर ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित और असंगठित। संगठित और असंगठित। संगठित में क्या था? बड़ी कंपनियां या सरकारी नौकरी कैसा? संगठित। और छोटी कंपनी और प्राइवेट असंगठित। असंगठित में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। खेती किस में जाता है? असंगठित। बड़ी कंपनियों की नौकरी किस में जाती है? संगठित। और छोटी कंपनियों का, आपका दुकान है तो असंगठित। कोई फिक्स नहीं है, कब जब मन तब जाइए। कोई 11 बजे खोलेगा, कोई 10 बजे खोलेगा, अलग अलग टाइमिंग पे होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। संगठित और संगठित बता दिए थे। यहां हम बताए थे अगर सरकार के अंडर में रहेगा तो सार्वजनिक। सार्वजनिक आप देखे होंगे वो सरकारी चीजों पे लिखता है सार्वजनिक भोजनालय। सरकारी भोजनालय सस्ता मिलेगा, सरकारी शौचालय वगैरह होता है, सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, ऐसे लिखता है ना, तो आपकी अपनी संपत्ति है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये कुछ लोग मतलब घर से संस्कार विहीन आते हैं। देखिएगा मेला वाला में जाइएगा, ऐसा ऐसा एक लक्षण वाला मिलेगा संस्कार विहीन, चौपट करके रख देगा। ट्रेन में एक को देखिएगा फुल साउंड में भोजपुरी गाना बजा देगा, वो भी भोजपुरी बजा देगा, उसको लगेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत भोजपुरी में तो एक तो कुछ गाने ही सही है, और भोजपुरी में अश्लील गानों की कोई कमी ही नहीं है। और भोजपुरी में एक सबसे उटपटांग चीज क्या लगता है कि डेली एक तो नया नया हीरो आता है इसमें, हीरो से ज्यादा सिंगर, हीरो से ज्यादा इसमें क्या है? सिंगर है। जब मन तब एकदम, अब जब बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगी। अब उसको ट्रेन में ऐसा ऐसा काम करेगा सब। तो ये तो खुद का सोचना चाहिए कि सरकारी चीजों पे आप नौटंकी नहीं कीजिए, लेकिन ऐसा काम करेगा सब जिसका कोई हद नहीं। तो ये तो घर वालों का जिम्मेदारी होता है। दूसरा होता है निजी सेक्टर, प्राइवेट कंपनी। निजी या प्राइवेट, समझ में आ गया कि नहीं? क्या निजी या प्राइवेट? देखिएगा अगर लिखा है किसी चीजों पर प्राइवेट लिमिटेड, तो मतलब समझिएगा वो दो या दो से अधिक 50 लोग की कंपनी हो सकती है। उसमें कितने पार्टनर हो सकते हैं? कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50। तो उसी पे क्या लिखा रहता है? प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा, और जिस पे कुछ नहीं लिखा है उस पे सिंगल ओनर। वो क्या होता है? सिंगल ओनर। जिस पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, केवल कंपनी का नाम लिखा रहेगा, क्या रहेगा? सिंगल। अगर 2 या 50 लोग मिलकर चला रहे हैं तो प्राइवेट। किसी किसी में लिमिटेड ही लिखा रहता है, देखते होंगे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, केवल लिमिटेड लिख देता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखता है। तो उसमें 50 से ज्यादा लोग होते हैं। तो जब 50 से ज्यादा लोगों का पैसा उसमें इन्वॉल्व रहता है, शेयर होल्डिंग रहती है, तो उससे ज्यादा हो जाता है। लेकिन वो किस में आ जाता है? निजी सेक्टर में। इसके अलावा एक होता है संयुक्त सेक्टर। संयुक्त सेक्टर उसमें क्या होता है ना, पब्लिक सेक्टर भी होता है। पब्लिक मतलब क्या होता है? सार्वजनिक। अब प्राइवेट भी रहता है, क्या रहता है? प्राइवेट। तो पब्लिक और प्राइवेट जब दोनों रह जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त सेक्टर, ज्वाइंट वेंचर। क्या कहेंगे? ज्वाइंट वेंचर। तो इसे हम लोग 2 नाम से जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस नाम से भी जान सकते हैं। क्योंकि देखिए पीपीपी मॉडल पब्लिक का भी है, प्राइवेट का भी है। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी को हम लोग कहते हैं जेबी, ज्वाइंट वेंचर। क्या कहेंगे? ज्वाइंट वेंचर। क्या कहेंगे? ज्वाइंट। अब किसका कितना योगदान रहेगा, कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब 2 कंपनी आई, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे मान के चलिए सरकारी स्कूल चौपट हो रहा है। अब सरकार कही कि खान सर देखिए इसमें कुछ व्यवस्था कीजिए, सरकारी स्कूल बहुत गिर रहा है। तो हम और गवर्नमेंट क्या कर लेंगे? एक ज्वाइंट वेंचर बना लेंगे, प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम ये कह देंगे कि देखिए बिल्डिंग का चीज आप देखिएगा,
टीचर्स की सैलरी वगैरह आप देखिएगा, लेकिन उसका उनका जो पढ़ाने का शेड्यूल है वो हम लोग सेट करेंगे, कौन सा बुक चलेगा वो हम लोग सेट करेंगे, खिचड़ी खिलाया जाएगा कि नहीं ये आप देख लीजिएगा। मतलब जो भी चीज डायरेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है वो आप देख लीजिए, जो डायरेक्ट एजुकेशन है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि जब हमारे पास लड़का गांव से आके फीस देके 5 तल्ला पे चढ़कर और जमीन पे बैठ के पढ़ सकता है, इसका मतलब ये है कि लड़का को मेन फोकस पढ़ाई पर है, न कि फैसिलिटीज पर है कि नहीं। यहाँ पर इतना ऐसा दुर्दशा ट्रेन के जनरल बॉगी में नहीं होता होगा। बोरा लेके आता है यहाँ पर, अपना घर से बोरा लेके आता है सब कि नहीं। तो अगर हम ज्वाइंट वेंचर बना ले तो पहले हम लोग में ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नहीं। पता चला ज्वाइंट वेंचर बना लिया और सरकारी कर्मचारी को आया, कहा खान सर अब आपका डिपार्टमेंट खिचड़ी देखिए, पढ़ाएंगे हम, तो फिर हम खिचड़ी देखेंगे। तो ये एक जरूरी होना चाहिए। तो उन दोनों के बीच एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये काम हम करेंगे और ये काम आप कीजिएगा, इतना पैसा मेरा लगेगा, इतना पैसा आपका लगेगा। टोटल प्रॉफिट का मान के चलिए 40% हम रखेंगे या 60 आप रखिएगा, या 50-50 रखेंगे, या 70 हम रखेंगे, वो रखेंगे। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा शेयर हो जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी प्राइवेट पार्टनरशिप बनता है तो दोनों के बीच एक फॉर्म साइन होता है जिसे एमओयू कहते हैं। क्या कहते हैं? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप देखते होंगे कि भारत एवं रसिया के बीच S-400 को खरीदने के लिए एमओयू साइन हो गया है, सुने हैं? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम कितना पैसा लगाएंगे, कर्मचारियों का नियुक्ति कौन करेगा, सस्पेंड कौन करेगा, प्रमोशन कौन करेगा, कौन सामान खरीदेगा, प्रोडक्शन कौन होगा, बिक्री का काम किसका देखा जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन होता है। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसमें 51% पर किसका योगदान है? भारत का। 49% रसिया। अब इसका प्लांट कहां लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये एमओयू में लिखा रहता है। इसका प्लांट प्रोडक्शन हाउस कहां लगेगा? भारत में। कहां लगेगा? भारत। कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत। लेकिन इसी एमओयू में लिखा था कि जो मेन इंजीनियर होंगे वो दोनों के क्या होंगे? मिले जुले रहेंगे। बिक्री करने की टोटल जिम्मेदारी भारत को दे दी गई, बिक्री की बेचने की टोटल जिम्मेदारी भारत को। लेकिन 51-49% योगदान किसका? टेक्नोलॉजी रसिया, सुपरविजन रसिया, टेस्टिंग भारत, बिक्री भारत। अब मान के चलिए भारत बेच दिया मिसाइल 100 करोड़ में। कितना में बेचा? 100 करोड़ में। इस 100 करोड़ में 51 करोड़ भारत का, 49 करोड़ रसिया का। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारी बातें किसमें लिखी रहती है? एमओयू में। किसमें लिखी रहती है? एमओयू में लिखी रहती है। समझ में आ गया कि नहीं? सर रवीना टंडन आपके वीडियो पे ट्वीट किए हैं, वो लोग भी जनगण मन। आप लोग को बैच में पढ़ाए थे क्या? हम इसी बैच में पढ़ाए थे, इंडियन मैप वाले में पढ़ाए थे। कोई बात नहीं, उन लोग को भी लगा, अच्छा लगा कम। हाँ, हैशटैग गुरु। रवीना टंडन बहुत हम लोग के समय की हीरोइन है। आजकल की हीरोइन सब तो दूसरे आ गए जैसे। अब आजकल का हीरोइन सब को हमको बहुत नया नया इधर हीरोइन आ गई। शिक्षा सोचिए, पहले हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखते थे, अब फिल्म वालों को भी शिक्षा के अंदर दिलचस्पी आ गई है। समझ में आ गया? तो हम आपको क्या कहते हैं, 1861 में जो मैकाले ने चौपट किया था उसको ये काले ठीक कर देगा। तो एजुकेशन ना बहुत जरूरी है, बशर्ते किस तरह से उसे परोस रहे हैं वो। अभी हम आपको खाली एमओयू, आप में से लगभग सारे लड़के न्यूज या कहीं ना कहीं एमओयू जरूर सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं? ये बहुत जरूरी है जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड बनाइए तब, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में भी ये जरूरी है, क्योंकि इसमें 2 से लेकर 50 पार्टनर रहते हैं, चिल्लाने लगेंगे कौन कितना है। तो उस एमओयू में लिखा होना चाहिए ना कि जितना % योगदान हर चीज में उतना % आपका भी अंशदान। 40% योगदान तो प्रॉफिट में भी 40%, 40% योगदान तो 60%, 40% कर्मचारियों की नियुक्ति भी कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। नहीं समझ में आ गया? तो ये एमओयू साइन करना की जरूरी है कि नहीं है? तो ये बताइए एमओयू किस में होता है? ज्वाइंट वेंचर। कहीं पे भी क्या होगा? ज्वाइंट में। नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड में एमओयू होगा कि नहीं होगा? जहां कहीं भी एक से ज्यादा पार्टनर आया वहां आपको क्या बनाना पड़ेगा? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये ओ छोट रहता है, आप देखे होंगे कहीं पे भी एमओयू। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ज्वाइंट वेंचर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है ये। इसके तहत देश बहुत आगे चला जाता है। जैसे मान के चलिए कि बिहार में सड़क बनाना है, तो सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए, पैसा की नहीं, दिमाग की जरूरत है। सरकार एक प्राइवेट कंपनी को पकड़े, जैसे कोई एक कंपनी बना दे सड़क बनाने के लिए। जैसे बिहार का इसे नक्शा है, यहां बक्सर से स्टार्ट होता है भागलपुर तक, यहां से यहां के बीच की दूरी 450 किलोमीटर। इस 450 की डिस्टेंस आपको 4 घंटे में कवर कर लेना चाहिए, लेकिन बिहार में ये लगता है 10 घंटा। आप बक्सर से भागलपुर बाई रोड 10 घंटा से पहले नहीं पहुंच सकते। बक्सर से पटना आएंगे आप 5 घंटा में, 4 से 5 घंटा लगना ही लगना है। और पटना से 6 घंटा, 5-6 घंटा आपका कहां लगेगा? भागलपुर। तो आपका 10 घंटा ओवरऑल लग गया कि नहीं लग गया? लगना कितना चाहिए था? 4 घंटे। इसके लिए चाहिए एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे, और वो भी एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए ग्रीन फील्ड का। ग्रीन फील्ड उस सड़क को बोलते हैं जिसके लिए नई जमीन खरीदी गई हो, न कि वर्तमान सड़क को चौड़ा किया गया हो। बिहार सरकार में सबसे बड़ी, बिहार में क्या होती है समस्या कि पुरनके सड़किया को चौड़ा करता है, जो मतलब आफत का कारण बन जाता है, क्योंकि सड़क जो पहले से है उसके अगल बगल की जमीनें बहुत महंगी हो चुकी हैं। पहला समस्या ये। दूसरा कि जहां से सड़क गई है वहां ऑलरेडी अर्बनाइजेशन हो चुका है, वहां लोग सेटल हो गए। सरकार को करना चाहिए कि किसी दूसरे गांव दूर दराज से सड़क ले जाए जहां की जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, और वहां से सड़क ले जाएंगे तो हई तो पुरनका सड़क के कारण ये डेवलप हो गया, और नयका सड़क के कारण वो डेवलप हो गया। पुरनका सड़कवा पे साइकिल, टायर, बैलगाड़ी एक्का चलने लगेगा, और नयका सड़किया पे बड़का बड़का गाड़ियां चल देगी। एक साथ 3-4 काम हो जाएगा, सस्ता का सस्ता हो जाएगा। तो सरकार कहती है इतना पैसा कहाँ भैया, जमीन खरीदे, सीमेंट खरीदे, छड़ खरीदे, यही पे चल। तो समझ में, रोज सब चीज मिलता है वहां। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहिए। ज्वाइंट वेंचर में मान के चलिए टाटा स्टील से बात कर लो। अब यहाँ पे बिहार में श्री सीमेंट है, ये है, और एक बिहार गवर्नमेंट है। अब इन तीनों के बीच में क्या साइन हो जाए? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार गवर्नमेंट टाटा से कहे कि भैया 20% आप इन्वेस्ट कर दीजिए, मान के चलिए इसको कहे कि 30% आप इन्वेस्ट कर दीजिए। सीमेंट वाले को कहे कि 40% तुम इन्वेस्ट कर दो यहाँ पर, और 30% कौन कर दे? ये कर दे। अब एमओयू में लिखाएगा कि हम अपने पैसा से केवल जमीन खरीद के देंगे। तो सरकार क्या दे दे? जमीन। टाटा क्या दे देगा? छड़। सड़किया में छड़ लगता है, हैवी सड़किया के बीचों में रोड, या फिर पोल ओल में लाइट लगता है तो स्टील ओकरे घरे में बनता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसका भी बिक्री हो गया, रोजगार भी मिले। सीमेंट वाले को दे, सीमेंट लगा दो, वो अपना सीमेंट लगाया, वो लगाया, एमओयू साइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हर 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगा दो, जो गाड़ी जाएगी 50 रुपया वसूलो, 100 रुपया वसूलो। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले है, बिहार सरकार को 30%, श्री सीमेंट को 40%, टाटा को 30%। टाटा का छड़ भी बिका, इसका सीमेंट भी बिका। बिकने के बाद पैसों आया नहीं आया? आ गया कि नहीं? दिक्कत है पैसे ना, पैसा से ज्यादा जरूरत दिमाग का होना चाहिए। नहीं समझे? हर चीज में पीपीपी मॉडल को रखना चाहिए। गवर्नमेंट बस वही चीज को करे जिसमें कोई भी करप्शन, मतलब क्वालिटी खराब होने का संभावना ही नहीं। जमीन खरीद के जाओ चुपचाप। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहते कि सरकार सीमेंट खरीदेगी, तू सोचा 14 का मसाला बनाएगी। 14 का मतलब उसमें ऐसा खाली बालुए डाल देगा जा। तो ये सब चीजें होनी चाहिए वहां पर। तो ज्वाइंट वेंचर समझ में आ गया कि नहीं? जेवी, ज्वाइंट वेंचर। किसी को दिक्कत? पीडीएफ मंडे को कल मिलेगा, ट्यूसडे को। आगे बढ़ जाए। सर पैसा नहीं है क्या गवर्नमेंट के पास? हम क्या बोले? पैसा तो याद रखियो भाई, पैसा जहां विकास नहीं हुआ है वहीं पर पैसा की संभावना सबसे ज्यादा है। कुछ करिएगा चलेगा। अमेरिका में जाके करिएगा क्या? सड़क पहले से सब कुछ करिएगा चलेगा। सब चीज में क्या होगा? चलेगा। लेकिन चाहिए आपकी क्या चीज? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं है तो नहीं होगा। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार भाई मगध था, कहां तक था? अफगानिस्तान तक था। सिकंदर हार के गया, गरीबी में हार जाता का? आगे देखते हैं। ज्वाइंट वेंचर समझ में आ गया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हर चीज में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पीपीपी। तो गवर्नमेंट कहती है कि
हमारा कम में ना पैसा आएगा, 30% आएगा, बाकी सीमेंट वाला लेके चल जाएगा, बाकी छड़ वाला लेके चल जाएगा। तो भैया वो पैसों तो लगाया है, नहीं समझे भाई। हम अगर 100 रुपया लगा के 30 रुपया कमाए तो बेटर ना है उसी हिसाब से 20 रुपया लगा के 5 रुपया कमा ले, समझे। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा पैसा घटेगा, अजब हाल है, कहां से घटेगा। आप एक के जगह 100% पैसा लगा देंगे तो आपका इनकम अच्छा ही होगा, लेकिन अगर उसी 100% को 25-25% करके 4 जगह लगा देंगे तो इनकम तो उतने होगा, पब्लिक को फायदा हो जाएगा। पब्लिक को क्या मतलब है, अच्छा सड़क होना चाहिए, टोल देना चाहिए, कौन ले गया ओकरा खुदे नहीं पता है। टोल जो कटाते हैं लोग गाड़ियों का, उसको खुद नहीं पता। तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा। पीपीपी क्या जी, पीपीपी इसी क्या कहेंगे, ज्वाइंट वेंचर, हिंदी में जेवी, संयुक्त उपक्रम। इसको साइन किस चीज की आवश्यकता होती है इसमें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्राइवेट लिमिटेड में भी एमओयू होता है कि नहीं होता। अब एक होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव इसे कहते हैं सहकारी, क्या कहेंगे, सहकारी, कोऑपरेटिव होते हैं। कोऑपरेटिव क्या है भैया, कोऑपरेटिव इसमें सरकार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे इसमें तो एक पार्टनर बन गई तो इन्वॉल्व होना ही जरूरी है उसको, लेकिन कई ऐसे चीज है जहां गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती, सरकार उस चीज को एमओयू साइन करा के अपने अंडर में रख लेती है। जैसे डेयरी, दूध पालन, दूध उत्पादन, डेयरी। अब डेयरी में हमारे यहाँ जो देसी गाय हैं वो 8 से 10 लीटर दूध में समाप्त हो जाती है। दूध में फायदा डेयरी उद्योग में तभी होगा जब आपकी गाय 10 लीटर से ऊपर दूध दे, दोनों टाइम मिला के। वरना 10 लीटर अगर दूध देगी ना तो साल भर का खर्चा वर्चा उसी में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन तो दूध देती नहीं है, और कुछ दिन वो मतलब जब दूध नहीं देती है, बिसूक जाती है जब, तो दूध नहीं देगी, उसके बाद भी कंटिन्यूअस एक जैसा दूध नहीं देती है। जब बिसूकने से पहले 10 लीटर दे रही है तो 8, 6, 4, 3 उसके बाद बंद करती है, तो ये ले दे के कुल क्या कर देती है, बराबर कर देती है। तो जो आपका 10 लीटर दूध देने वाली गाय है, साल भर का औसत निकालेंगे तो 6 लीटर आएगा, साल भर का औसत निकालेंगे तो 10 लीटर से ज्यादा देगी, तभी तो प्रॉफिट है भाई। अब इसमें किसान क्या करे, तो इसमें कोऑपरेटिव काम आता है। कोऑपरेटिव में गवर्नमेंट कहती है किसी कंपनी को कि तुम डेयरी उत्पादन करो, किसानों से, अब किसान जो है, अब इसमें 3 आदमी काम करेगा कोऑपरेटिव में। गवर्नमेंट कहेगी कि हम वैज्ञानिकों को लगाकर, डॉक्टरों को लगाकर नस्ल सुधार करते हैं, नस्ल सुधार कि इस